ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 31। होटल का बिल देखकर हेनरी की आंखें चमक उठीं। खाने के बिल को छोड़कर सब कुछ ठीक था और जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसे आखिरकार वह अपराधी मिल गया जिसने पूरी फुटबॉल टीम का खाना खा लिया था। कैसे उसने 7,000 क्रेडिट का खाना खा लिया? हेनरी ने बिल का भुगतान किया और इवान को स्नोरलेक्स होने के लिए कोसते हुए रोते हुए कहा, ठीक है चलो चलते हैं। हेनरी ने बिल का भुगतान करने के बाद इवान और दूसरों से कहा और फोर सीजन्स होटल से निकल गया। जाते समय हेनरी इवान को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका आजीवन दुश्मन हो। इवान ने पहले ही ये देख लिया था लेकिन उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कल रात उसका डिनर कितना महंगा था। वे सभी शहर के गेट के पास पहुंचे जहां हेनरी का ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। ठीक पहले की तरह इवान और दूसरे शिकारी वैन के पीछे बैठ गए और वे सभी ओक्लिमा शहर से निकल गए। अरे क्या तुमने कुछ गलत किया? मुझे लगा कि हेनरी तुम्हें अजीब तरह से देख रहा था। डीन ने शहर से निकलने के बाद इवान से पूछा। इवान ने जब ये सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसे पता था कि हेनरी उसे इस तरह क्यों देख रहा था, लेकिन स्पष्ट कारणों से वह उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता था। मुझे नहीं पता, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इवान ने एक अनजान चेहरा बनाते हुए कहा जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं था। जब डीन ने ये सुना तो उसने अपने कंधे उचका दिए क्योंकि उसने जिज्ञासा से पूछा था। 6 घंटे बाद वैन अचानक चलना बंद हो गई और ड्राइवर ने वैन का बैरियर चालू कर दिया। रास्ते में कुछ राक्षस हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोग उन्हें साफ न कर दें। वैन का बैरियर चालू होने के बाद इवान और अन्य शिकारियों ने हेनरी की आवाज़ सुनी। इवान और अन्य लोग वैन से बाहर आए और देखा कि 7 बाघ जैसे राक्षस उनका रास्ता रोक रहे थे। 3 बाघ 3 मीटर लंबे थे जबकि 4 बाघ 2 मीटर लंबे थे। उनकी हल्की पीली त्वचा और पूरे शरीर पर काली धारियां बंगाल के बाघ जैसी दिखती थीं। 3D रैंक और 4E रैंक के 1 बाघ, जॉर्ज ने राक्षसों को देखने के बाद कहा, चलो इस नए बच्चे की शक्ति की जांच करें। इवान ने अपनी नेदर स्टील तलवार निकालने के बाद सोचा। जल्दी करो। जॉर्ज और अन्य लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इवान ने जल्दबाजी कौशल का उपयोग किया और अकेले बाघों की ओर दौड़ा। अरे हमारा इंतजार करो, डीन चिल्लाया और वह भी जेम्स और जॉर्ज के साथ बाघों की ओर दौड़ा। जल्दबाजी का उपयोग करने के बाद इवान की चपलता डी रैंक राक्षस के लिए बहुत तेज थी, इसलिए किसी भी बाघ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इवान एक ई रैंक बाघ के सामने आया और बिना मैना का उपयोग किए क्षैतिज रूप से वार किया। स्विश, मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह ई रैंक बाघ का सिर साफ साफ कट गया। इस तलवार पर मैंने जो 50,000 क्रेडिट खर्च किए वे इसके लायक थे, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि कैसे उसके मैना का उपयोग किए बिना भी तलवार ने आसानी से बाघ का सिर काट दिया। रोआ। जब उन्होंने देखा कि कैसे इवान ने एक बाघ को मार डाला तो शेष 6 बाघ दहाड़ उठे। स्विश, अचानक सभी डी रैंक बाघों के चारों ओर एक हरा आभा दिखाई दिया और वे डी रैंक राक्षस की तुलना में कहीं अधिक चपलता के साथ उस पर टूट पड़े। जब इवान ने हरे आभा को देखा तो उसे याद आया कि जॉर्ज ने अपनी यात्रा की शुरुआत में उसे बताया था कि 1 बाघ उन राक्षसों में से एक है जो अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध है। वे डी रैंक शिकारी के लिए तेज हैं लेकिन मेरे लिए, इवान ने सोचा और बिना ज्यादा प्रयास के पीछे कूद गया और 3 डी रैंक बाघों के हमले से बच गया। अपने डी रैंक मोनाक कोर और ई रैंक प्राइम कोर के साथ उसकी चपलता पहले से ही डी रैंक शिकारी की तुलना में बहुत अधिक थी और जल्दबाजी कौशल की मदद से डी रैंक राक्षसों की तुलना में उसकी चपलता पूरी तरह से अलग लीग में है। डी रैंक बाघों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जॉर्ज पीछे से आया और बाघों में से एक की पीठ पर वार किया। जेम्स और डीन 3 शेष ही रैंक 1 बाघों की देखभाल करने गए। दहाड़। जॉर्ज के हमले की वजह से जब जंगल के बाघ की पीठ पर गहरा घाव दिखाई दिया तो वह दर्द से दहाड़ने लगा। तीनों डी रैंक के बाघों ने जॉर्ज की ओर देखा जब उसने अचानक उन पर हमला किया, लेकिन यह एक घातक गलती थी क्योंकि इवान जो उनके सामने खड़ा था उसने यह मौका नहीं गंवाया। पलक झपकते ही वह अपने जल्दबाजी के कौशल का इस्तेमाल करते हुए जंगल के बाघ के सामने आ गया और बाघ के सिर पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जंगल के बाघ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक पल में पीछे की ओर कूद गया। अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण इवान उसे एक ही बार में नहीं मार पाया, लेकिन उसके बाएं कंधे पर एक बड़ा घाव फिर भी दिखाई दिया। दहाड़। बाघ दर्द से दहाड़ उठा और इवान उसे खत्म करने ही वाला था जबकि वह अभी भी अपने हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था। तभी डी रैंक के बाघों में से एक ने अपना मुंह खोला और इवान की ओर एक गहरे हरे रंग का ब्लेड दागा। शिट, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि उसके पास ब्लेड को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। उसने जल्दी से अपनी नेदर स्टील तलवार का इस्तेमाल किया और तलवार में अपना मैना भरते हुए आने वाले ब्लेड पर वार किया। मैना का प्रवाह उसकी पिछली तलवार की तुलना में बहुत अधिक सहज था और जब मैना की हल्की नीली परत और अंधेरे की एक हल्की परत से ढकी नेदर स्टील तलवार गहरे हरे रंग के ब्लेड से टकराई तो इसने बिना किसी समस्या के गहरे हरे रंग के ब्लेड को नष्ट कर दिया।
हरे रंग के ब्लेड को नष्ट करने के बाद इवान जंगल के बाघ के सामने आया, जिसने पहले उस पर हरे रंग का ब्लेड दागा और प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक तेज गति से उसका सिर काट दिया। बाघ को मारने के बाद इवान रुका नहीं और तेजी से दूसरे डी रैंक बाघ की ओर बढ़ा और मात्र 10 सेकंड में उसे मार गिराया। जॉर्ज को भी ज़्यादा समय नहीं लगा और 1 मिनट बाद उसने आखिरी डी रैंक बाघ को भी मार गिराया। जल्द ही डीन और जेम्स ने भी बिना किसी परेशानी के 3 ही रैंक बाघों को खत्म कर दिया। जब जॉर्ज ने देखा कि खून की गंध आने के बाद दूसरे राक्षस जल्दी ही यहाँ आएंगे, तो उसने कहा, चलो कोर की तलाश करते हैं और तुरंत चले जाते हैं। लेकिन अचानक कहीं से एक तीर आया और जॉर्ज के कंधे में जा लगा और इवान और बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही 3 और तीर बिजली की गति से उनकी ओर आए। स्विश! इवान ने एक तीर की आवाज़ सुनी और अपनी तलवार से अपने सामने वार किया। कच! इवान की तलवार एक तीर से टकराए और वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। इवान ने जल्दी से डीन और जेम्स की ओर देखा और पाया कि वे दोनों ठीक हैं। डीन ने धरती के कवच से ढका हुआ था, इसलिए तीर उसे भेद नहीं पाया और जेम्स ने भी तीर को अपने भले से काट दिया, इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता। क्या हो रहा है? इवान ने अपने आसपास देखते हुए पूछा। जैसे ही इवान ने पूछा, अचानक उनके चारों ओर एक हल्का पीला अवरोध दिखाई दिया। अरे, यह एक जाल अवरोध है, ये डाकुओं का काम होगा, जॉर्ज ने अपने कंधे से तीर निकालते हुए कहा। डेविड, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इस कमीने की तीरंदाजी पूरी तरह से बेकार है? देखो, वह उन कचरा शिकारियों को भी नहीं मार पाया जो हमारे बारे में नहीं जानते थे। अचानक इवान और अन्य लोगों ने एक कर्कश आवाज़ सुनी और अपने पीछे देखा। इवान ने 3 लोगों को देखा जो तीसरे दर्जे के खलनायकों की तरह मुस्कुरा रहे थे और उनकी ओर आ रहे थे। जिस आदमी ने अभी बात की थी वह 2 मीटर लंबा था और उसका सिर पूरी तरह से गंजा था। वह आदमी एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टल पकड़े हुए था जो अजीब तरह से उस अवरोध के रंग जैसा लग रहा था जिसमें वे फंसे हुए थे। तुम्हारे गंजे सिर पर तीरंदाजी का क्या असर है? वे सभी डी रैंक के शिकारी हैं और मैं उनमें से एक को घायल करने में भी कामयाब रहा हूं। एक छोटा आदमी जो धनुष पकड़े हुए था, उसने गंजे आदमी की बात सुनकर पलटवार किया। अरे डेविड, मुझे नहीं लगता कि हमें इस गंजे सिर की ज़रूरत है जो जब भी हम किसी को लूटते हैं तो सिर्फ जाल अवरोध को सक्रिय करता है। हम यह अपने आप कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे अपने समूह से बाहर निकाल दें? छोटे तीरंदाजा ओलिवर ने कहा। लड़ना बंद करो और काम पर वापस जाओ, नेता डेविड ने ठंडे लहजे में कहा और ओलिवर और ड्रू दोनों ने अपना मुंह बंद कर लिया। इवान ने डाकुओं को ठंडी आंखों से देखा क्योंकि अगर वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो तीर उसके सिर में घुस जाता और उसे यकीन था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी उसके लिए उस तरह की चोट से बचना बहुत मुश्किल होता। ओलिवर और ड्रू डी रैंक के थे जबकि डेविड डी जोर रैंक के थे। इवान बैरियर के पास आया और उसे छू लिया। आउच! इवान ने बैरियर से अपना हाथ जल्दी से हटा लिया जब उसे बैरियर को छूने के तुरंत बाद बिजली का झटका लगा। ये काम नहीं करेगा। जाल की ऊर्जा समाप्त होने से पहले हम बाहर नहीं जा सकते, या वे इसे नियंत्रक का उपयोग करके हटा देंगे। इवान ने डीन की आवाज़ सुनी जो गंभीर भावों के साथ डाकुओं को देख रहा था। जल्दी से वापस मुड़ो और ओक्लिमा शहर की ओर बढ़ो। जब हेनरी ने देखा कि कैसे इवान और अन्य डाकुओं द्वारा एक बैरियर में फंस गए थे, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है और अगर वह भाग नहीं गया तो वे बेमतलब मर जाएंगे। जैसे ही ड्राइवर भागने के लिए वैन स्टार्ट करता है, गंजे आदमी ड्रू ने एक अजीब काला उपकरण निकाला और उसे वैन की ओर इशारा किया। डिवाइस को वैन की ओर इंगित करने के बाद उसने डिवाइस पर उपलब्ध एकमात्र लाल बटन पर क्लिक किया और अचानक वैन के चारों ओर लगा बैरियर गायब हो गया और उसका इंजन भी बंद हो गया। क्या वे हमें बेवकूफ़ समझते हैं? ड्रू ने वैन की ओर उपहासपूर्ण भाव से देखते हुए कहा। क्या हुआ? हेनरी ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा जब वैन का इंजन अचानक बंद हो गया और बैरियर गायब हो गया। इंजन काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर ने घबराहट में कहा। ओलिवर, उन्हें यहाँ लाओ, डेविड ने वैन का बैरियर बंद करने के बाद आर्चर से कहा। तुम कमीने इस बैरियर को हटाओ और मेरे साथ सीधे लड़ो। जॉर्ज ने डाकुओं पर चिल्लाते हुए अपने कंधे को पकड़ लिया जिसका खून बहना बंद हो गया था जब उसने उपचार औषधि पी ली थी। क्या तुम मूर्ख हो? हमने तुम्हें अंदर फंसाया क्योंकि हम बिना किसी समस्या के लूटना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर बैरियर हटा देंगे? छोटे तीरंदाजा ओलिवर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और वैन की ओर चला गया। चिंता मत करो, हम जल्द ही बैरियर हटा देंगे क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ड्रू ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। जब इवान और अन्य लोगों ने उसकी मुस्कान देखी तो उनके दिल में एक अशुभ भावना पनप उठी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें यह अवरोध हटाते हुए देख पाएंगे, ड्रू ने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा जो गहरे हरे रंग के तरल से भरी हुई थी। दलदली अजगर का जहर, जेम्स ने गहरे हरे रंग के तरल को देखकर एक गहरी नज़र से कहा। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता है? ड्रू ने आश्चर्य से कहा जब जेम्स ने जहर को पहचाना, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये किस तरह का जहर है? डीन ने जेम्स से पूछा क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता। दलदली अजगर का जहर हवा के संपर्क में आते ही गैस में बदल जाएगा।
अगर उसने उस बोतल को इस अवरोध के अंदर फेंक दिया तो हमारे आसपास की हवा जहरीली हो जाएगी और हम मर जाएंगे, जेम्स ने निराशा भरी आवाज़ में कहा, क्योंकि अगर उनके आसपास की हवा जहरीली हो गई तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे उस बोतल को अंदर फेंकना चाहते हैं तो उन्हें अवरोध हटाना होगा। क्या हम उस समय बाहर नहीं जा सकते? जॉर्ज ने यह सुनकर पूछा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस अवरोध को हटाने की ज़रूरत है। अगर मेरा अनुमान सही है तो कोई भी बाहर से अवरोध के अंदर आ सकता है, लेकिन आप अवरोध में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकते, इस बार डीन ने असहाय आवाज़ में उत्तर दिया। कृपया हमें जाने दें, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकें। हमारी वैन चेक करो, हेनरी ने विनती करते हुए कहा जब ओलिवर उसे लेकर आया। हमें पहले से ही पता है कि आपकी वैन खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका बैंक खाता भी खाली है। बस इस बैंक खाते में 2 मिलियन क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दो और तुम जा सकते हो, डेविड ने बैंक खाता नंबर दिखाते हुए कहा। ये सुनते ही हेनरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने कहा, मैं तो एक सामान्य व्यापारी हूँ, मेरे बैंक खाते में 2 मिलियन क्रेडिट कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? तुम्हारी वैन को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम कोई सामान्य व्यापारी नहीं हो, डेविड ने हेनरी की बात सुनकर ठंडी आवाज़ में कहा। जब हेनरी ने डेविड की ठंडी आवाज़ सुनी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने इवान और दूसरे शिकारियों की तरफ देखा जो अभी भी बैरियर में फंसे हुए थे। ड्रू, उन्हें मार डालो, डेविड ने कहा जब उसने देखा कि हेनरी इवान और दूसरे शिकारियों की तरफ देख रहा था। जब ड्रू ने यह सुना तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और इवान और दूसरे लोगों की तरफ देखा। रुको, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, उन्हें मत मारना, हेनरी चिल्लाया जब उसने सुना कि डेविड ने क्या कहा, क्योंकि अगर इवान और अन्य शिकारी मर गए तो कोई रास्ता नहीं है कि वह सुरक्षित रूप से एस्ट्रेट शहर तक पहुंच पाएगा। जल्दी करो, मेरा धैर्य सीमित है, डेविड ने उदासीन स्वर में कहा और हेनरी को बैंक खाता संख्या दिखाए। आहे, अचानक डेविड ने ड्रू की चीख सुनी और जल्दी से पीछे देखा। जब डेविड ने पीछे देखा तो उसने देखा कि बैरियर के अंदर फंसा एक शिकारी उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था, जबकि उसकी तलवार ड्रू के दिल में घुसी हुई थी। इवान को बैरियर में फंसने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर वह चाहे तो अपनी शैडो वॉक स्किल से जब चाहे बैरियर से बाहर निकल सकता है। शैडो वॉक, आपका शरीर एक छाया में बदल जाएगा और आप बिना किसी बाधा के किसी भी बाधा और प्रतिबंध को पार कर सकते हैं। लेकिन इवान जेम्स की वजह से थोड़ा हिचकिचा रहा था, जो हंटर अकादमी का छात्र भी है। अब तक इवान ने दूसरे शिकारियों को सिर्फ शैडो स्टोरेज और हस्त स्किल ही दिखाई थी। उसने उन्हें अपना शैडो वॉक और शैडो बुलेट स्किल नहीं दिखाया, क्योंकि इतने सारे स्किल होने पर उसे संदेह होगा। अगर सिर्फ जॉर्ज और डीन ही उसके बारे में नहीं जानते तो वह बिना किसी परेशानी के कोई भी स्किल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जेम्स को पहले से ही इवान के बारे में पता है कि वह अकादमी में सबसे कमज़ोर शिकारी है। ये पहले से ही काफ़ी अजीब है कि वह सिर्फ ही रैंक होने के बावजूद डी रैंक के राक्षसों को बिना किसी परेशानी के मार सकता है। अब अगर वह दूसरे स्किल दिखाता है तो ये काफ़ी परेशानी भरा होगा। इवान अपने सम्राट कोर के अस्तित्व को किसी को बताना नहीं चाहता, अन्यथा वह इसके कारण कुछ समस्याओं में पड़ सकता है। उन्हें मत मारो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, इवान ने हेनरी की चीख सुनी और देखा कि वह डाकुओं को पैसे ट्रांसफ़र करने वाला था। क्या यह आदमी बेवकूफ़ है? ये पहले से ही स्पष्ट है कि वे हमें मार देंगे, भले ही उसने उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हों, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि ये डाकू उन्हें जीवित छोड़ दें। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इवान ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। वह आदमी गूंगा है और अन्य छात्रों से बात नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। इवान ने शैडो वॉक कौशल का उपयोग किया और अचानक एक छाया में बदल गया। वह बाधा की ओर चला गया और बिना किसी समस्या के आसानी से उससे गुजर गया। जैसे ही इवान बैरियर से गुजरा, उसने महसूस किया कि उसका मैना काफ़ी कम हो गया है, इसलिए अगर मैं बैरियर से गुजरना चाहता हूं तो मुझे बहुत अधिक मैना की आवश्यकता होगी, इवान ने सोचा जब उसने बैरियर से गुजरने के बाद बहुत अधिक मैना खो दिया। यह क्या बकवास था? जॉर्ज ने उस जगह को देखते हुए पूछा जहां इवान अभी कुछ क्षण पहले खड़ा था। वह कहाँ है? डीन ने उनके चारों ओर देखते हुए पूछा। अचानक उन्होंने ड्रू की दर्दनाक चीख सुनी और देखा कि किसी तरह इवान उसके पीछे आ गया और अपनी तलवार उसके दिल में घोंप दी। हाँ, कैसे? ड्रू ने कांपते हुए स्वर में पूछा जबकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। लूसीफर से पूछो जब तुम उससे मिले थे, इवान ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी तलवार वापस खींच ली। एक इंसान को मारने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उन्हें जीवित रहने दे क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं एक भोला व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को सिर्फ इसलिए मारने में संकोच करेगा क्योंकि वे इंसान हैं। मैं किसी को भी मार दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इवान ने सोचा जब उसने ड्रू को जमीन पर गिरते और उसकी जान जाते देखा। ड्रू को मारने के बाद इवान ने डेविड को ठंडे स्वर में देखा, जो ड्रू की ठंडी लाश को बिना किसी भावना के देख रहा था। तुम कमीने, छोटे तीरंदाज, ओलिवर ने चिल्लाया और इवान की ओर एक तीर चलाया। इवान ने जल्दबाजी का कौशल इस्तेमाल किया और आसानी से तीर को चकमा दे दिया।
तीर को चकमा देने के बाद इवान पहले ओलिवर की ओर बढ़ा। तीरंदाज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इवान उसके सामने आ गया और उसकी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई कचरा फेंक रहा हो। इवान ने अपनी असामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया और ओलिवर को उस बैरियर की ओर फेंक दिया जिसमें जॉर्ज और अन्य फंस गए थे। जैसा कि डीन ने पहले कहा था, ओलिवर बैरियर से नहीं रुका और डीन और अन्य के सामने ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ओलिवर को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद इवान ने उसे अनदेखा किया और एक बार फिर डेविड की ओर देखा जो अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। इवान द्वारा ओलिवर को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद डेविड ने कहा, तुम काफी मजबूत हो। इवान ने भौहें उठाईं जब उसने देखा कि डेविड अभी भी शांत था, जबकि ड्रू और ओलिवर पहले ही बाहर हो चुके थे। डेविड की प्रतिक्रिया देखने के बाद इवान ने कहा, तुम अपने अधीनस्थों की मौत से परेशान नहीं दिखते। वे मेरे लिए बस डिस्पोजेबल उपकरण हैं। डेविड ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, चूंकि वे मर चुके हैं, इसलिए मैं बस एक नया खोज लूंगा। एक डाकू अंत में सिर्फ एक डाकू होता है, इवान ने बिना किसी आश्चर्य के कहा क्योंकि उसने कभी भी उनके बीच कोई वफादारी देखने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन एक बात पर तुम गलत हो, इवान ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा। डेविड ने भौहें उठाए और पूछा, क्या है? तुम कोई नया औजार नहीं खोज पाओगे क्योंकि तुम यहीं मरने वाले हो, इवान ने कहा और जल्दबाजी कौशल का उपयोग करके डेविड की ओर बढ़ा। भले ही डेविड एक डिजोर रैंक का शिकारी था, जल्दबाजी कौशल का उपयोग करने के बाद इवान की चपलता इतनी तेज थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इवान ने अपना हाथ पकड़ा और डेविड के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन जैसे ही इवान का मुक्का डेविड के चेहरे से टकराया, उसकी आंखें कांप उठी क्योंकि इवान को लगा कि डेविड के चेहरे पर लगने के बजाय उसने एक अडिग लोहे की दीवार पर मुक्का मारा है। इवान ने डेविड के चेहरे को देखा और देखा कि डेविड के चेहरे की त्वचा धातु की चमक ले रही थी, इससे पहले कि उसका मुक्का उसके चेहरे से टकराता। इससे पहले कि इवान समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे पहले कभी नहीं हुआ खतरा महसूस हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया। जैसे ही इवान छाया में बदल गया, डेविड की मुट्ठी जो कि चांदी जैसी धातु उससे छूट गई। इवान अपने छाया रूप में पीछे की ओर चला गया और डेविड से 10 मीटर दूर पहुंचने के बाद उसने छाया चाल कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। जब इवान ने एक बार फिर डेविड की ओर देखा तो उसने देखा कि डेविड की त्वचा किसी तरह चांदी के रंग की धातु में बदल गई थी और वह इंसान की बजाय धातु के गोलेम जैसा दिख रहा था। उसकी भुजाओं से कांटों जैसे ब्लेड निकल रहे थे जो काफी तीखे लग रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना कुछ किए इस समूह का नेता बन जाऊंगा? तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे मार दोगे? मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारोगे। मेरे कौशल से जो बचाव मिलता है उसके साथ मुझे मारना भूल जाओ, तुम मेरी त्वचा पर एक निशान भी नहीं छोड़ पाओगे, डेविड ने हंसते हुए इवान से कहा। जब इवान ने देखा कि डेविड कैसे धातु के गोलेम में बदल गया तो उसके हाव भाव नहीं बदले और उसने अपनी नेदर स्टील तलवार को मुस्कुराते हुए देखा। नेदर स्टील तलवार डी रैंक नेदर स्टील से बनी तलवार बहुत तीक्ष्ण होती है और सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। नेदर स्टील की वजह से मैना का प्रवाह 20% तक बेहतर हो जाता है। चलो देखते हैं कि क्या ये तलवार उसकी त्वचा को चीर सकती है, इवान ने सोचा और बिना कुछ कहे एक बार फिर डेविड की ओर गोली चला दी। उसकी तलवार के विवरण के अनुसार यह मैना का उपयोग किए बिना भी सबसे कठोर धातु को भी चीर सकती है। तो क्या होगा अगर इवान अपने मैना का उपयोग करे जो उसमें मिश्रित अजीब काली ऊर्जा के कारण और भी अधिक शक्तिशाली था। इवान डेविड के सामने आया जो इवान की उच्च चपलता के कारण अभी भी हैरान था और तलवार में अपना मैना भरते हुए उस पर वार किया। मूर्ख, संघर्ष करना बंद करो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, डेविड चिल्लाया और तलवार के वार को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। नेदर स्टील तलवार के चारों ओर मैना की एक हल्की नीली परत एक हल्की काली परत के साथ चमक उठी और जब ये डेविड की धातु की भुजा से टकराई तो एक हाथ आसमान में उड़ गया और लाल खून बह निकला। डेविड दर्द से चीखा और अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की वजह से उसे लगा कि डेविड जमीन पर लौटने लगा है। डेविड का कटा हुआ हाथ इवान से 2 मीटर दूर गिरा। जब उसने डेविड का कटा हुआ हाथ देखा तो एथन की आंखें एक सेकंड के लिए कांप उठी, लेकिन वे बहुत जल्दी सामान्य हो गईं जैसे कभी कांपी ही न हो। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, डेविड ने खून से लाल आंखों से चिल्लाते हुए अपने कटे हुए हाथ से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। इवान ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे डेविड की ओर बढ़ा जो खून से लाल आंखों से उसे देख रहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम आज मर जाओगे, इवान ने भावहीन स्वर में कहा। मर जाओ कमीने, डेविड चिल्लाया और अचानक उसके हाथ से निकल रहे कांटे गोलियों की तरह इवान की ओर उड़े। शैडो वॉक, इवान ने बुदबुदाया और शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल करके कांटों से बच निकला। शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए इवान डेविड के पीछे दिखाई दिया कौशल और एक तेज गति से उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका सिर काट दिया। धमाका, जमीन पर सिर लुढ़का और सब कुछ खत्म हो गया। इवान ने डेविड की सिरहीन लाश को देखा और उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी उसे उतार दिया। डेविड की स्टोरेज रिंग लेने के बाद इवान ड्रू के शरीर की ओर चला गया और बैरियर क्रिस्टल को उठा लिया। बैरियर क्रिस्टल को उठाने के बाद उसने बैरियर को निष्क्रिय कर दो कहते हुए इसे हेनरी की ओर फेंक दिया।
ये कहने के बाद इवान चुपचाप वैन के अंदर चला गया। कोई बात नहीं, ये पहली बार था जब इवान ने किसी इंसान को मारा था, इसलिए हालांकि वह दोषी महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसे अजीब लग रहा था कि उसने 2 इंसानों को मार दिया। अच्छा, ये तो किसी दिन मेरे इस दुनिया में आने के बाद होना ही था, इवान ने खुद से कहा और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। 10 मिनट बाद जॉर्ज और अन्य लोग भी हेनरी द्वारा उन्हें बैरियर से मुक्त करने के बाद वैन में वापस आ गए। जॉर्ज और अन्य लोग पहले ही ओलिवर को मार चुके थे जब इवान ने उसे बैरियर के अंदर फेंका। जब जॉर्ज और दूसरे शिकारियों ने इवान को देखा जो अपनी आंखें बंद करके पीछे झुका हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गए। जल्द ही ड्राइवर ने वैन को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया। ड्रू द्वारा इस्तेमाल किए गए काले उपकरण का प्रभाव इवान द्वारा मारे जाने पर रद्द हो गया क्योंकि वैन के कार्यों को रोकने के लिए उसे मैना की आवश्यकता होती है। समय बीतता रहा और जल्द ही रात हो गई। ड्राइवर ने रात बिताने और पहले जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए वैन को एक अच्छे क्षेत्र में रोक दिया। इस पूरे समय के दौरान किसी ने कुछ भी बात नहीं की। इवान अपने विचारों में व्यस्त था जबकि जॉर्ज और दूसरे शिकारी भी पहले की घटना के कारण काफ़ी हैरान थे। वे जानते थे कि अगर इवान नहीं होता तो वे सभी बिना कुछ किए ही मर जाते। चलो यहीं रात बिताते हैं। हेनरी की बात सुनकर इवान ने अपनी आंखें खोलीं। वह जॉर्ज और अन्य लोगों के साथ वैन से बाहर आया और अपने कठोर शरीर को थोड़ा फैलाया। मैं जेम्स के साथ अपने आसपास देखने जाऊंगा, जॉर्ज ने कहा और किसी राक्षस की तलाश में अपने आसपास देखने चला गया। हेनरी और उसका ड्राइवर भी काम पर लग गए और अपने खास आउटडोर बारबेक्यू को निपटाने के बाद रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। जॉर्ज और जेम्स 20 मिनट बाद वापस लौटे और रात का खाना बनने से पहले अपने आसपास की निगरानी करते रहे। रात का खाना तैयार है, हेनरी ने चिल्लाया और इवान और अन्य लोगों को खाने के लिए बुलाया। तुम लोग खा सकते हो, मैं रखवाली करता रहूंगा, इवान ने अन्य शिकारियों से कहा क्योंकि वह कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। जॉर्ज और अन्य शिकारी एक दूसरे को देखते रहे और कंधे उचकाकर खाना खाने चले गए। जब जॉर्ज और अन्य लोग चले गए तो इवान ने डेविड से मिली स्टोरेज रिंग निकाली और स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ने के लिए अपने खून की एक बूंद का इस्तेमाल किया। रिंग को खुद से जोड़ने के बाद इवान ने अंदर देखा कि डाकुओं को मारने के बाद उसे क्या मिला। जब इवान ने रिंग के अंदर की चीज़ों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम वे पूरी तरह से बेकार तो नहीं थे। इवान ने 10 डी रैंक कोर और 16 ही रैंक कोर देखने के बाद सोचा। कुछ और चीज़ें भी थीं जैसे हीलिंग पोशन, मैना पोशन और कुछ दूसरी छोटी चीज़ें। मुझे इन सभी कोर के साथ अपने प्राइम कोर को एक जोड़ रैंक पर ले जाने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने कोर को देखने के बाद खुशी से सोचा। मिशन पूरा करने से पहले उसने जो चीज़ें पाने की उम्मीद की थी उनमें से एक ये थी कि वह अपने प्राइम कोर के साथ एक जोड़ रैंक को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा कर ले, और डाकुओं की वजह से उसका लक्ष्य बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मुझे आश्चर्य है कि जब मेरा मोनाक कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इवान ने सोचा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सी रैंक पर पहुंचता है तो उसे एक जॉब क्लास मिलती है। इवान को यकीन नहीं था कि जब उसका मोनाक कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि दूसरे लोगों के पास केवल प्राइम कोर होता है और उन्हें सी रैंक पर पहुंचने के बाद एक जॉब क्लास मिलती है। क्या मुझे जॉब क्लास मिलेगी जब मेरा मोनाक कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा, इवान ने अपने मोनाक कोर के बारे में सोचते हुए सोचा। लेकिन अगर मुझे जॉब क्लास मिल गई जब मेरा मोनाक कोर सी रैंक पर पहुंच गया तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा। इवान के मन में अपने मोनाक कोर के बारे में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि उसके मन और उसके वर्ग में मिश्रित काली ऊर्जा और बहुत कुछ, लेकिन वह जानता था कि समय आने पर उसे अंततः अपने उत्तर मिल जाएंगे। चलो इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो अभी के लिए महत्वपूर्ण है, इवान ने बड़बड़ाया और उसका मूड जो उन डाकुओं को मारने के बाद थोड़ा उदास था, आखिरकार अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त कोर देखने के बाद ठीक हो गया। अगली बात हंटर अकादमी की व्यावहारिक परीक्षा है, इवान ने सोचा और आकाश में अर्धचंद्रमा को देखा। डीन ने वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आखिरकार यह खत्म हो गया। वैन की खिड़की से इवान और अन्य शिकारी एस्ट्रेट शहर की रूपरेखा देख सकते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन परिवहन मिशन था, जॉर्ज ने काले राक्षस और डाकू हमले को याद करते हुए कहा। अब कोई बात नहीं, हम सुरक्षित वापस आ गए हैं, डीन ने कहा और इवान की ओर देखा जो खिड़की से बाहर देख रहा था। डाकू हमले के बाद उनकी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई और वे सभी सुरक्षित रूप से एस्ट्रेट शहर पहुंच गए। वापसी के रास्ते में उन्हें कुछ राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ए और एफ रैंक के थे और इवान और अन्य शिकारी उन्हें आसानी से संभाल लेते थे। इवान को कोई उच्च रैंक वाला कोर नहीं मिला, लेकिन वह निराश नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही अपने प्राइम को एक जोड़ रैंक पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त कोर था। 3 मिनट के बाद वैन आखिरकार एस्ट्रेट शहर के गेट में घुस गई और इवान ने एक बार फिर से परिचित शहर को देखा। शहर में प्रवेश करने के बाद ड्राइवर ने वैन को वहां पार्क किया जहां ज़्यादातर परिवहन वाहन खड़े थे तैनात थे। जब ड्राइवर ने वैन पार्क की तो इवान दूसरे शिकारियों के साथ वैन से बाहर आया। हेनरी भी वैन से बाहर आया और उनकी ओर चल पड़ा।
आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कभी भी सुरक्षित वापस नहीं आ पाता, हेनरी ने इवान और दूसरे शिकारियों से उनके पास आकर कहा। इवान और दूसरे शिकारियों ने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि अब वे शहर वापस आ गए थे। वे सब जल्दी से सब कुछ खत्म करके अच्छी नींद लेना चाहते थे। हेनरी यह भी देख सकता था कि राक्षस से लगातार लड़ने के कारण वे सभी काफ़ी थक गए थे, इसलिए उसने उन्हें रोका नहीं और उन्हें एक पत्र दिया। यह इस बात का सबूत था कि उन सभी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इवान और दूसरे लोगों ने पत्र लिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। इवान और जेम्स अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए इस पत्र को मिशन हॉल में दिखा सकते हैं, जबकि जॉर्ज और डीन अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए इस पत्र को एसोसिएशन ऑफिस में दिखा सकते हैं। पत्र देने के बाद हेनरी जाने ही वाला था कि इवान ने कहा, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? जब हेनरी ने यह सुना तो उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर उसने खांसी की और इवान को एक हल्का पीला क्रिस्टल और एक काला उपकरण देते हुए कहा, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया हूँ। इवान ने बिना किसी भाव-भंगिमा के बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण ले लिया। हालांकि वह इसका उपयोग करना नहीं जानता था और उसने डाकुओं को मारने के बाद इसे हेनरी के हाथ में छोड़ दिया था क्योंकि उस समय उसका मूड ठीक नहीं था, लेकिन वह उसे ये कीमती कलाकृतियां रखने नहीं देगा। ये दोनों मुझे अच्छी रकम दिलाएंगे, इवान ने सोचा और दोनों चीज़ों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण रखने के बाद इवान ने जॉर्ज और दूसरे शिकारियों से कहा, तुम लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। इवान खुश था कि उसके साथी कोई बेवकूफ़ नहीं थे जो मिशन के दौरान सबसे कमज़ोर सदस्य को मारने की कोशिश करते हैं। इवान ने इस दुनिया में बिताए 2 सालों के दौरान कई बार सुना कि कैसे कुछ शिकारी मिशन के दौरान अपने सबसे कमज़ोर सदस्य को मार देते हैं ताकि उसका हिस्सा और दूसरी चीज़ें लूट सकें, इसलिए वह खुश था कि उसे ऐसे लोगों से नहीं मिलना पड़ा। हम भाग्यशाली थे कि तुम हमारे साथ इस मिशन पर थे, इतने समय तक तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जॉर्ज ने कृतज्ञता भरी आवाज़ में कहा। डीन और जेम्स ने भी जॉर्ज की बात सुनकर सिर हिलाया क्योंकि अगर इवान न होता तो यह मिशन शायद उनका आखिरी मिशन बन जाता। इसकी चिंता मत करो, भविष्य में फिर मिलेंगे, इवान ने जॉर्ज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा और उनसे दूर जाने लगा। क्या मुझे सीधे अकादमी जाना चाहिए? इवान ने चलते हुए सोचा, चलो किसी होटल में चलते हैं और वहाँ एक कमरा किराए पर लेते हैं। मैं ठीक से आराम करने और रात का खाना खाने के बाद अकादमी लौट जाऊंगा। इवान ने एक टैक्सी ली और ड्राइवर से उसे क्राउन होटल ले जाने के लिए कहा जो अकादमी के काफ़ी नज़दीक था और उसने सुना था कि वहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और क्राउन होटल की ओर गाड़ी चलाने लगा। इवान ने अपनी आंखें बंद की और आखिरकार अपनी तनावपूर्ण मांसपेशियों को आराम दिया। यह उसका पहला मिशन था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से ठीक से न सो पाने के कारण वह काफ़ी थका हुआ था। इवान इतना आराम से था कि टैक्सी में बैठे बैठे ही सो गया। उठो नौजवान, हम क्राउन होटल पहुंच गए हैं, इवान बूढ़े ड्राइवर की आवाज़ सुनकर जाग गया। इवान ने बाहर देखा और क्राउन होटल को बाहर देखा। माफ़ करना, मुझे नींद आ गई, इवान ने ड्राइवर से कहा और टैक्सी से बाहर निकल गया। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और क्राउन होटल की भव्य इमारत को देखा। अभी कुछ दिन पहले तक मैं यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इवान ने सोचा और होटल में प्रवेश किया। इवान रिसेप्शन की ओर गया और एक कमरा मांगा। 2000 क्रेडिट लगेंगे, इवान का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने होटल की कीमत सुनी, लेकिन उसने फिर भी भुगतान कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने इवान को उसके कमरे की चाबी दी और उसे तीसरी मंजिल पर जाने को कहा जहां उसका कमरा है। इवान अपने कमरे में गया जो काफ़ी आलीशान था और कुछ भी करने से पहले नहाने का फैसला किया। नहाने के बाद इवान बिस्तर पर कूद गया और लकड़ी की तरह लेट गया। ये गद्दा काफ़ी नरम है, मैं अपने अकादमी के कमरे के गद्दे की तुलना भी इससे नहीं कर सकता, इवान ने गद्दे पर लौटते हुए कहा। क्या मुझे अपने छाया भंडारण कौशल का उपयोग करके इस गद्दे को चुरा लेना चाहिए? इवान ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ सोचा कि 2 साल तक भिखारी की तरह रहने के बाद उसकी मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो गई है। भले ही वह डाकुओं को मारने के बाद मिली चीज़ों को बेचकर सैकड़ों हज़ारों क्रेडिट प्राप्त कर सकता है, फिर भी वह अपनी मानसिकता को कुछ ही दिनों में नहीं बदल सकता। इससे पहले कि वह तय करे कि क्या करना है, उसके मिशन की थकान शुरू हो जाती है और वह बिना एहसास किए सो जाता है। जब इवान फिर से उठा तो शाम के 7 बजे बज चुके थे। इवान सुबह करीब 10 बजे होटल पहुंचा, इसलिए वह करीब 9 घंटे सोया। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं इतने लंबे समय तक सोया हूं, इवान ने खड़े होकर अपने शरीर पर स्टार्च लगाते हुए कहा। इवान ने अपना चेहरा धोया और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। उसका खाना 10 मिनट में आ गया और इवान ने खाना खाते हुए होटल मालिक को खाने की कीमत के कारण कोसना शुरू कर दिया। मैं अकादमी में वापस जाने के बाद अपने प्राइम कोर को एजोर रैंक पर ले जाऊंगा, इवान ने मीट स्टेक का एक निवाला खाते हुए कहा। खाना खाने के बाद इवान अपने कमरे से बाहर आया और अकादमी जाने के लिए होटल से निकल गया। अकादमी क्राउन होटल के काफ़ी करीब थी, इसलिए वह 10 मिनट चलने के बाद वहां पहुंचा। जब इवान अकादमी के गेट में दाखिल हुआ तो कोई उससे टकरा गया।
जब इवान ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उससे टकराया था, तो उसने एक लंबा आदमी देखा जो एक ऑग जैसा दिखता था और मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। फिर से यह कमीना, इवान ने आह भरी जब उसने माइक और उसके गिरोह को देखा। क्या तुम अपने सामने देखते हुए नहीं चल सकते? इवान ने चिढ़कर कहा, क्योंकि वह अपने प्राइम कोर को एक जोर रैंक पर आगे बढ़ाने के बारे में सोचकर ही अच्छे मूड में था, लेकिन वह इन मूर्खों से टकरा गया जो निश्चित रूप से उससे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। इवान से टकराने वाला व्यक्ति लुकास था जो इवान को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। क्या तुमने कुछ कहा? लुकास ने इवान की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि उसकी ऊंचाई लगभग 210 सेमी थी। इवान ने ये देखकर आह भरी, मैं उनके साथ सब कुछ सुलझा सकता हूं ताकि मुझे भविष्य में उनके साथ अपना समय बर्बाद न करना पड़े। अरे, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? लुकास ने इवान का कॉलर पकड़ते हुए एक बार फिर पूछा। माइक ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। इस कमीने को पिछली बार वैलेरी ने बचाया था, लेकिन देखते हैं इस बार कौन उसे बचाता है। चूंकि वे अकादमी के गेट पर थे, इसलिए वहां बहुत से छात्र नहीं थे। केवल कुछ छात्र सब कुछ देख रहे थे और उनका इस गड़बड़ी में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने पिछली बार आप लोगों को चेतावनी दी थी कि मेरे साथ फिर से गड़बड़ मत करना, इवान ने माइक की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वह उनके गिरोह का नेता है। वर्तमान में माइक के गिरोह के 4 सदस्यों में से केवल लुकास और वह मौजूद थे। अन्य 2 जिनके नाम इवान को याद नहीं थे, वे वहां नहीं थे। माइक ने इवान को एक ठंडी मुस्कान दिखाई और लुकास को एक संकेत भेजा। जब लुकास ने माइक द्वारा भेजे गए संकेत को देखा तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इवान ने यह भी देखा कि कैसे माइक ने अपनी आंख से लुकास को एक निशान भेजा, एक पुरानी फिल्म का विशिष्ट क्लिंच प्लॉट जहां तीसरे दर्जे का खलनायक अपने अधीनस्थ को आदेश देने के लिए अपनी आंख का उपयोग करता है। माइक द्वारा दिए गए संकेत को देखने के बाद इवान ने सोचा, चलो इसे खत्म करते हैं ताकि मैं अपने कोर को एक जोर रैंक पर आगे बढ़ा सकूं। इवान ने सोचा, और इससे पहले कि लुकास कुछ कर पाता, उसने अपने बाएं हाथ का उपयोग करके अपने कॉलर को लुकास के हाथ से मुक्त किया और अपनी आधी से अधिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दाहिने हाथ से लुकास को थप्पड़ मारा। चूंकि लुकास को उम्मीद नहीं थी कि इवान उस पर अचानक हमला करेगा, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया। अपनी ताकत से इवान ने खुद को आसानी से लुकास से छुड़ा लिया और अपनी चपलता के कारण, अपनी तेज गति के कारण लुकास के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इवान का दाहिना हाथ उसके गाल के सामने आ गया। थप्पड़, धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और लुकास का सिर अकादमी के फर्श की ठंडी जमीन पर जा लगा। इवान के थप्पड़ के पीछे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके थप्पड़ के प्रभाव से लुकास का सिर जमीन पर जा लगा। लुकास का जबड़ा उखड़ गया था, उसके कुछ दांत टूट गए थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। यहाँ तक कि उसके सिर से भी खून बह रहा था, क्योंकि उसका सिर ठंडी जमीन पर जोर से टकराया था। अचानक हुए हमले के कारण लुकास की आंखें उसके सिर के अंदर घूम गईं और वह बेहोश हो गया। माइक और दूसरे छात्र इवान से थप्पड़ खाने के तुरंत बाद लुकास की हालत देखकर चौंक गए। वे सभी अपनी आंखें चौड़ी करके इवान को देखते रहे और उसे भावशून्य चेहरे से माइक को देखते हुए देखा। जब माइक ने इवान की काली आंखों को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। चलो अगले शुक्रवार को मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत जाता हूं तो अपनी बकवास से मुझे फिर से परेशान करना बंद करो, इवान ने बिना किसी भाव के माइक से कहा और अकादमी के अंदर चलने लगा, माइक को पीछे छोड़कर, जो कि हैरान था, और कुछ हैरान छात्र जो कि सब कुछ देखने के लिए भाग्यशाली थे। इवान ने माइक की प्रतिक्रिया सुनने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसे 90% यकीन था कि माइक उसकी चुनौती स्वीकार करेगा। अगर माइक ने उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया तो वह लुकास और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। माइक ने इवान की पीठ को देखा, जबकि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसने लुकास की हालत को देखा और अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कैसे एक डी रैंक शिकारी को सिर्फ एक थप्पड़ से हरा सकता है? कुछ छात्र जिन्होंने सब कुछ देखा वे हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। इवान को अकादमी में सबसे कमजोर शिकारी के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इवान को लुकास को सिर्फ एक थप्पड़ से हराते हुए देखने वाले अधिकांश छात्र हैरान रह गए। मुझे परवाह नहीं कि उसने ये कैसे किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि माइक उसकी चुनौती स्वीकार करेगा? कुछ छात्रों ने माइक को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, जो लुकास को जगाने की कोशिश कर रहा था। इवान को अभी अभी की गई चुनौती की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने ये सब इसलिए किया ताकि माइक और उसका गिरोह भविष्य में उसे फिर से परेशान न करे। इवान सबसे पहले अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए मिशन हॉल में गया। इवान मिशन हॉल के रिसेप्शन पर गया और वहां एक अलग रिसेप्शनिस्ट को देखा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने इवान से पूछा जब वह उसके साथ था। मैं अपना मिशन सबमिट करने आया हूं, इवान ने हेनरी द्वारा दिया गया पत्र रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने पत्र की जांच की और उसे कंप्यूटर में स्कैन किया, और 1 मिनट बाद जब उसे कुछ भी गलत नहीं मिला तो उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे अपना अकादमी हंटर कार्ड दो, मैं इसमें 20 मिशन पॉइंट ट्रांसफर कर दूंगा। इवान ने अपना हंटर कार्ड दिया और 1 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका कार्ड वापस कर दिया। क्या आप एक और मिशन स्वीकार करना चाहते हैं?
ट्रांसफ़र करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मिशन इवान की ओर इशारा करता है। अभी नहीं, इवान ने विनम्रता से मना कर दिया और मिशन हॉल से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। कल प्रोफेसर रॉबर्ट की तलवारबाजी की क्लास है। हालांकि मुझे अब तलवारबाजी सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तलवार के बिना भी खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। मुझे कम से कम उसे सूचित करना चाहिए कि मैं अब उसकी कक्षा में नहीं आऊँगा, इवान ने अपने बिस्तर पर बैठने के बाद खुद से कहा। अकादमी के छात्र केवल तभी कक्षाएं छोड़ सकते हैं जब वे किसी मिशन पर हों या कालकोठरी पर छापा मार रहे हों। अगर वे किसी मिशन पर नहीं हैं या कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं तो वे अकादमी में कक्षाएं नहीं छोड़ सकते। इवान इस सप्ताह कक्षाएं छोड़ने में सक्षम था क्योंकि वह एक मिशन पर था और अकादमी में शामिल होने के बाद ये पहली बार है कि उसने कक्षाएं छोड़ी हैं। इससे पहले इवान अपनी कम ताकत के कारण मिशन हॉल से मिशन स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले कभी कोई कक्षा नहीं छोड़ी। चलो इजोर रैंक पर आगे बढ़ते हैं, इवान ने कहा और डाकुओं को मारने के बाद मिले कोर को निकालते हुए पैर क्रॉस करके बैठ गया। इवान ने एक कोर निकाला और उसे परिष्कृत करने के लिए थोड़ा सा मैना इस्तेमाल किया। जब इवान ने कोर को परिष्कृत करने के लिए अपने मैना का इस्तेमाल किया तो उसकी ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई और उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। इवान ने एक के बाद एक कोर को परिष्कृत करना जारी रखा क्योंकि वह अपने मैना का उपयोग करके कोर को परिष्कृत कर रहा था, इसलिए वह कोर की 100% शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। प्रत्येक कोर के साथ जिसे इवान ने अवशोषित किया वह थोड़ा मजबूत महसूस करता था और उसका प्राइम कोर धीरे धीरे जोर रैंक की ओर बढ़ने लगा। डेविड की स्टोरेज रिंग से इवान को लगभग 20 डी रैंक कोर मिले थे। जब इवान ने 16वें कोर को अवशोषित किया तो अचानक उसका प्राइम कोर घूमने लगा और आसपास से मैना उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके प्राइम कोर ने लालच से आसपास के मैना को अवशोषित कर लिया और इवान को लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। इवान ने यह भी देखा कि आगे बढ़ते समय उसका प्राइम कोर उसके मोनाक कोर की तुलना में कम मैना अवशोषित कर रहा था। इवान को अभी भी याद है कि जब उसका मोनाक कोर आगे बढ़ा तो उसके पास मैना भंवर बन गया था क्योंकि आगे बढ़ते समय उसके मोनाक कोर ने कितना मैना अवशोषित किया था। 1 मिनट के बाद उसका प्राइम कोर घूमना बंद हो गया और आसपास से मैना भी उसकी ओर दौड़ना बंद हो गया। अचानक इवान ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक नई लहर फैल रही है और उसकी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है। इवान ने अपने हाथ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की हवा उसकी विशुद्ध शक्ति के कारण कांप रही थी। जब इवान ने ये देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और उसे देखा। नाम इवान, रैंक ए जोड़, मोनाक कोर रैंक डी, ताकत ए जोड़, चपलता ए जोड़, मन ए जोड़, सहनशक्ति ए जोड़, बुद्धिमत्ता ए जोड़, भाग्य सी, आकर्षण सी जोड़, कौशल शैडो वॉक हेस्ट शैडो बुलेट, फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, पदनाम नौकरी कोई नहीं। उसका प्राइम कोर ए जोड़ रैंक पर आगे बढ़ा, उसका भाग्य सी बन गया और यहाँ तक कि उसका आकर्षण भी सी जोड़ रैंक तक बढ़ गया। अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद इवान ने अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी और शेष कोर को हटा दिया क्योंकि वे उसके प्राइम कोर को डी रैंक पर आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगर मेरे पास पर्याप्त कोर हैं तो मैं बिना किसी समस्या के अगले रैंक पर आगे बढ़ सकता हूं। मुझे अगले रैंक पर आगे बढ़ने के बाद अन्य लोगों की तरह अपने कोर को स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है, इवान ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसे अपने मोनाक कोर का एक और लाभ याद आया। अगले रैंक पर आगे बढ़ने के बाद लोगों को अपने कोर को स्थिर करना पड़ता है इससे पहले कि वे एक बार फिर कोर से ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। अगर वे अपने कोर को स्थिर किए बिना अधिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनका प्राइम कोर टूट जाएगा। इवान ने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि लोग पहले कैसे अपने रैंक को आगे बढ़ाते थे क्योंकि वह अपनी शैडो फिजिक के कारण आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अब जब उसने कोर का उपयोग करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है तो इवान को अचानक यह अजीब लगा कि कई शिकारी काफ़ी लंबे समय तक एक ही रैंक पर अटके हुए थे। क्या वे अधिक कोर का उपयोग नहीं कर सकते और अपनी रैंक को जितना चाहें उतना आगे नहीं बढ़ा सकते? जब इवान ने इस मुद्दे के बारे में इंटरनेट पर देखा तो उसने पाया कि शिकारियों को अगली रैंक पर आगे बढ़ने के बाद अपने प्राइम कोर को स्थिर करना पड़ता है। कोर को स्थिर करने में कितना समय लगता है ये शिकारी की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग कुछ दिनों में अपने कोर को स्थिर कर लेते हैं जबकि कुछ को महीनों लग सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे शिकारी भी हैं जो एक निश्चित रैंक पर पहुँचने के बाद जीवन भर अपने कोर को स्थिर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अगली रैंक पर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती। जब इवान को ये सब पता चला तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसका प्राइम कोर कभी अस्थिर नहीं हुआ, भले ही वह कुछ ही दिनों में एफ रैंक से ए जोड़ रैंक पर पहुँच गया हो। अन्य शिकारियों के विपरीत वह कुछ ही दिनों में 3 बार आगे बढ़ा और उसका प्राइम कोर अभी भी माउंट ताई जितना स्थिर है। इवान उलझन में था कि उसे आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अंत में जब इवान को कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा कि यह उसके मोनाक कोर का ही एक और असर होगा।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे अपने प्राइम कोर को स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मेरे मोनाक कोर की रैंक मेरे प्राइम कोर से ज़्यादा है। इवान ने ये देखने के बाद सोचा कि उसका प्राइम कोर एक जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद भी पूरी तरह से स्थिर है। मैं और कोर इकट्ठा करूंगा और अपने प्राइम कोर को डी रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद मैं एक बार फिर अपने मोनाक कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर सकता हूं। इवान ने अपने मोनाक कोर के बारे में सोचते हुए जोर से कहा। मैं ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि जब मेरा मोनाक कोर सी रैंक पर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा। क्या मुझे अपने मोनाक कोर से कोई क्लास मिलेगी? अगर मुझे अपने मोनाक कोर से कोई क्लास मिलती है तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर सी रैंक पर आगे बढ़ेगा? बस इस संभावना के बारे में सोचते हुए कि क्या होगा जब उसके दोनों कोर सी रैंक पर आगे बढ़ेंगे। इवान मदद नहीं कर सकता लेकिन अभी पर्याप्त कोर इकट्ठा करना चाहता है और सी रैंक पर आगे बढ़ना चाहता है। मुझे डेविड की स्टोरेज रिंग से मिली चीज़ों को बेचना है। मेरा बैंक खाता लगभग खाली हो चुका है। इवान ने अपने बैंक खाते में शेष राशि को याद करने के बाद कहा। इवान के पास एक बैरियर क्रिस्टल, एक ब्लैक डिवाइस और कुछ अन्य चीज़ें हैं जो उसे डेविड की स्टोरेज रिंग में मिली थीं। उन चीज़ों के साथ साथ इवान डेविड से मिली स्टोरेज रिंग और अपने मिशन के दौरान एकत्रित किए गए कुछ ही रैंक कोर को बेचने की योजना बना रहा था। इवान ई रैंक कोर से ऊर्जा को अवशोषित नहीं करने जा रहा है क्योंकि ई रैंक कोर से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी वह जानता था कि उसका प्राइम कोर मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा क्योंकि यह पहले से ही जोड़ रैंक है। इसलिए उन ई रैंक कोर को अवशोषित करके बर्बाद करने के बजाय उसने उन्हें बेचने और कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। मुझे प्रैक्टिकल परीक्षा की भी तैयारी करनी है क्योंकि यह पहली बार है जब मैं ये परीक्षा देने जा रहा हूँ। इवान ने ये सोचकर अपनी कनपटी रगड़ी कि उसे कितनी सारी चीज़ें करनी हैं। चलिए देखते हैं कल कक्षाओं में क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे व्यावहारिक परीक्षा में क्या करना है। उम्मीद है कि कल मुझे कुछ जानकारी मिल जाएगी। अगर मेरा आकर्षण इसी तरह बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मिस्टर वर्ल्ड बन जाऊंगा। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। इवान शीशे के सामने नंगी छाती लिए खड़ा था और उसका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से दिख रहा था। उसके काले बाल थोड़े गीले थे जो ये संकेत दे रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया है। अगर कोई लड़की उसे अभी देख ले तो वह निश्चित रूप से उसके शैतानी सुंदर रूप से मोहित हो जाएगी। मुझे पिछली बार क्लास में गए हुए काफ़ी समय हो गया है। इवान ने काले रंग की शर्ट पहने हुए कहा जो उसके काले बालों और गहरी काली आंखों से मेल खा रही थी। इवान अपने छात्रावास के कमरे से बाहर आया और लड़कों के छात्रावास से बाहर निकल गया। लड़कों के छात्रावास से बाहर निकलने के बाद इवान अपनी कक्षा की ओर चला गया। अरे तुमने सुना कि कल रात क्या हुआ? चलते समय इवान ने कुछ छात्रों को आपस में बात करते हुए सुना। क्या हुआ? दूसरे छात्र ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं लेकिन मैंने सुना है कि उस कचरे वाले इवान ने अगले शुक्रवार को माइक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। बेशक ये सच नहीं है कि वह कचरा जो डरता भी है, वह कैसे डर सकता है कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए माइक को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ छात्र इसके बारे में बात कर रहे थे और जाहिर है कि कुछ समय पहले जब माइक ने उससे लड़ाई करने की कोशिश की तो उसने माइक और उसके गिरोह का अपमान भी किया। अरे ये वीडियो देखो। अचानक छात्रों में से एक ने अन्य छात्रों को एक वीडियो दिखाया जो हंटर अकादमी के छात्र चैट समूह में वायरल हो रहा था। हे भगवान, ये लड़का कौन है? वह छात्र जो कुछ समय पहले इवान की चुनौती के बारे में बात कर रहा था, उसने पूछा। उसने एक थप्पड़ से लुकास को पूरी तरह कुचल दिया। क्या ये लड़का इवान जैसा नहीं दिखता है? लुकास को थप्पड़ मारने वाले लड़के का चेहरा देखने के बाद एक अन्य छात्र ने कहा। मजाक मत करो, हालांकि वह उसके जैसा दिखता है लेकिन वह लड़का नहीं हो सकता। वह अधिक सुंदर दिखता है और स्पष्ट रूप से वह कम से कम सी रैंक का शिकारी है। यदि उससे ऊपर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है कि वह कचरा सी रैंक तक पहुंच सके। क्या आप लोग नहीं देख सकते कि उसने लुकास पर तब हमला किया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था? ये स्पष्ट है कि अगर लुकास लापरवाह नहीं होता तो वह आसानी से उस हमले से बच सकता था। ये कमीना कौन है जिसने वीडियो फैलाया? इवान ने झुंझलाहट में सोचा क्योंकि वह जानता था कि वह शांति से कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे परेशान करने ना आए, इवान ने अपने कक्षा के पास पहुंचते ही सोचा। चूंकि कक्षा शुरू होने वाली थी इसलिए अधिकांश छात्र पहले से ही मौजूद थे। जब इवान कक्षा में दाखिल हुआ तो छात्रों ने उसे देखा और एक नए छात्र को देखकर दंग रह गए क्योंकि अधिकांश छात्र इवान को पहचान नहीं पाए थे। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने वीडियो में लुकास को थप्पड़ मारा था? वह हमारी कक्षा में क्यों है? वह इवान जैसा दिखता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वह और भी मजबूत हो जाता है। जेम्स जो कक्षा में मौजूद था उसने इवान को देखकर सोचा। वह एक बार फिर बदल गया। वेलेरी जो क्लास में मौजूद थी, इवान को देखकर भौहें चढ़ाने लगी। उसने कुछ दिन पहले उसे देखा था जब माइक उससे झगड़ा कर रहा था और जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से बदल गया है तो वह हैरान रह गई। इवान को पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी क्योंकि वह भी जानता था कि मोनाक कोर लगवाने के बाद उसका लुक पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और क्लास के पीछे अपनी सीट की ओर चला गया जहां वह आमतौर पर बैठता था। हे भगवान, वह लड़का वास्तव में इवान है। वह उसी सीट पर बैठा है जहां वह आमतौर पर बैठता था। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और?
ये वास्तव में कष्टप्रद है, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि सभी छात्र उसे कैसे देख रहे थे। माइक और उसका गिरोह भी क्लास में मौजूद था और वे उसे घूर रहे थे जैसे कि वे उसे चीर देना चाहते हों। इवान ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद प्रोफेसर आखिरकार क्लास में आए और जब छात्रों ने उनकी ओर देखना बंद कर दिया तो इवान ने राहत की सांस ली। ठीक है, बात करना बंद करो, प्रोफेसर एलेना ने क्लास में प्रवेश करने के बाद कहा। एलेना की उम्र लगभग 25 साल थी, उसके लंबे काले बाल, हल्की हरी आंखें और घुटनों तक की स्कर्ट थी। वह छात्रों को राक्षसों के सिद्धांत और राक्षसों का सामना करते समय उन्हें जानने वाली अधिकांश चीज़ों के बारे में सिखाती है। एलेना ने कक्षा में इधर उधर देखा और जब उसने इवान को देखा तो उसकी नज़रें एक पल के लिए उस पर रुक गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज मैं आपको अलग अलग तरह के राक्षसों की कमजोरियों के बारे में बताऊंगी। राक्षसों का सामना करते समय उनकी कमजोरियों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको राक्षस की कमजोरी पता हो तो उसे मारना आसान हो जाता है, एलेना ने कहा और क्लास शुरू कर दी। उसने क्लास में मौजूद स्क्रीन को छुआ और स्क्रीन पर गहरे नीले रंग की आंखों वाले बर्फ सफ़ेद बाघ की छवि दिखाई दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक फ्रॉस्ट टाइगर है जो बर्फीले वातावरण में पाया जाने वाला सबसे आम और साथ ही खतरनाक राक्षस है। अगर आप बर्फीले वातावरण में इससे लड़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर आपको इसकी कमजोरी पता है तो आप इसे आसानी से हरा सकते हैं, एलेना ने तस्वीर दिखाने के बाद कहा। क्या कोई जानता है कि इस राक्षस से ठीक से कैसे निपटना है? एलेना ने छात्रों की ओर देखते हुए पूछा। कुछ छात्रों ने अपने हाथ उठाए। इवान भी उनमें से एक था, क्योंकि इन 2 सालों में वह अपनी कमजोरी के कारण कोई भी व्यवहारिक परीक्षा नहीं दे पाया था। उसने मूल रूप से राक्षसों के बारे में ज़्यादातर सिद्धांत याद कर लिए थे। एलेना ने क्लास में इधर उधर देखा और एक छोटे बाल वाले लड़के की ओर इशारा किया। जब लड़के ने देखा कि एलेना उसकी ओर इशारा कर रही है तो वह खड़ा हो गया और फ्रॉस्ट टाइगर की कमजोरियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहिए, इवान ने उबे हुए चेहरे से सोचा, क्योंकि एलेना जो कुछ भी पढ़ा रही थी वह उसे पहले से ही पता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी सीखा है उसे दोहराना याद रखना, एलेना ने क्लास खत्म होने के बाद कहा और क्लास से चली गई। इवान एलेना के पीछे जाने के लिए जल्दी से खड़ा हो गया, क्योंकि वह प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहता था। जैसे ही इवान एलेना के पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ, कोई उसके सामने आया और बोला, अरे क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और? इवान ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे रोका था और उसके सामने एक 180 सेमी लंबा लड़का खड़ा था। तुम क्या चाहते हो रियो? इवान ने लड़के की ओर देखते हुए पूछा। रियो के भूरे रंग के नुकीले बाल हैं और उसका शरीर इवान जैसा ही है। तुम्हारे जैसा कचरा मुझे क्या दे सकता है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ और एक हफ्ते में ही तुम्हारा रूप इतना क्यों बदल गया? रियो ने इवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि मेरे साथ क्या हुआ, इवान ने उदासीन स्वर में रियो का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, और मुझे फिर से छूने की कोशिश मत करना। मैं उन लोगों से तंग आ गया हूँ जो हमेशा मेरा कॉलर पकड़ने या बिना किसी कारण के मुझे छूने की कोशिश करते हैं। रियो ने इवान को ध्यान से देखा और उसके सामने उसके उदासीन भाव को देखकर वह अचानक हंस पड़ा। लगता है कि अफवाहें सच हैं, तुम में वाकई हिम्मत है, रियो ने हंसते हुए कहा, लेकिन अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और इवान से ठंडी आवाज़ में कहा, हालांकि हिम्मत दिखाना अच्छी बात है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। रियो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि इवान ने उसका गला पकड़ लिया। रियो का गला पकड़ने के बाद इवान ने उसे जमीन से उठाया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए मुझे अपनी बकवास मत बताओ और मुझे अब और परेशान मत करो। रियो ने खुद को इवान के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इवान की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकता। जब रियो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह एक बच्चा है जो खुद को एक वयस्क से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम शुक्रवार को उस बकवास के साथ मुझे चुनौती भी दे सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरी सलाह न मानने का पछतावा हो। इवान ने और भी अधिक ताकत से रियो का गला पकड़ लिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा बैंगनी हो गया। रियो की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इवान ने उसका गला बहुत कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाया। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, वेलेरी इवान के पास आए और रियो की हालत देखकर उससे कहा। इवान भी अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह प्रोफेसर एलेना से प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए उसने रियो को मुक्त कर दिया। जब इवान ने रियो को मुक्त किया तो वह अकादमी के फर्श पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हाथ पैर मार रहा था। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रियो को मुक्त करने के बाद इवान ने उसकी ओर देखा तक नहीं और जल्दी से कक्षा से बाहर निकल गया। क्या वह वाकई इतना कमज़ोर इवान है? इवान के कक्षा से बाहर निकलने पर छात्रों में से एक ने आखिरकार कहा। आखिर वह सिर्फ एक हफ्ते में इतना मजबूत कैसे हो गया?
क्या वह लड़का हमेशा से अपनी ताकत छिपा रहा था? एक छात्र ने रियो को देखते हुए कहा, जो अभी भी सांस के लिए हौंफ रहा था। अब मैं शुक्रवार को माइक के साथ उसकी लड़ाई देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, एक छात्र ने कहा, और सभी ने माइक की ओर देखा जो रियो की हालत को देखते हुए पसीने से तरबतर हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये देखने के बाद अब से कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, इवान ने प्रोफेसर एलेना से मिलने के लिए स्टाफ रूम की ओर तेजी से बढ़ते हुए सोचा। प्रोफेसर एलेना, चूंकि इवान ने रियो के साथ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया था, इसलिए वह जल्दी से प्रोफेसर एलेना के पास पहुंच गया। एलेना ने इवान की आवाज़ सुनकर पीछे देखा और उसे तेज़ कदमों से अपनी ओर आते देखा। प्रोफेसर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, एलेना के पास आकर इवान ने कहा। आप प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं ना? एलेना ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर इवान अचंभित रह गया और उसने आश्चर्य से पूछा, आपको ये कैसे पता? आपको कक्षा में देखते ही मैं समझ गया कि आपने किसी तरह अपने शरीर की समस्या का समाधान कर लिया है, और अब जब आप अन्य शिकारियों की तरह अपनी शक्ति में सुधार कर सकते हैं, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप अन्य छात्रों के साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं देंगे, एलेना ने इवान के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर कहा। एलेना की बात सुनकर इवान ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं कि मैं भी इस बार प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। चलो मेरे ऑफिस चलते हैं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इस बार प्रैक्टिकल परीक्षा खास है, एलेना ने कहा और एक बार फिर अपने ऑफिस की ओर चलने लगी। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ कि एलेना उसके शरीर के बारे में जानती है, क्योंकि उसके अकादमी जीवन के दौरान इवान को पढ़ाने वाले अधिकांश प्रोफेसर उसके शरीर के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग न लेने के लिए छात्रों को उचित कारण बताना पड़ता है, और चूंकि इवान हर साल प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता था, इसलिए उसे हर साल प्रोफेसर को अपने शरीर के बारे में बताना पड़ता था। इवान ने पहले से ही एक अच्छी कहानी तैयार कर रखी थी कि उसने अपने शरीर की समस्या को कैसे हल किया, ताकि उसे डर न लगे कि कोई और उसके छाया सम्राट शरीर के बारे में पता लगा लेगा। बैठो, एलेना ने इवान से उसके ऑफिस में प्रवेश करने के बाद कहा। क्या तुम पहले मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने शरीर की समस्या को कैसे हल किया? एलेना ने इवान से बैठने के बाद पूछा। ये पिछले रविवार को हुआ, जब मैं छाया साम्राज्य कालकोठरी में प्रवेश किया। इवान ने उसे एक झूठी कहानी सुनाना शुरू किया जो उसने कल रात बनाई थी। इवान ने उसे बताया कि वह छाया साम्राज्य कालकोठरी में घुस गया और कुछ डी रैंक छाया राक्षसों का शिकार करने के लिए एक अदृश्यता औषधि का इस्तेमाल किया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ और उसने अदृश्यता औषधि के प्रभाव के समाप्त होने से पहले 10 डी रैंक राक्षसों को सफलतापूर्वक मार डाला और उन 10 राक्षसों से 3 कोर प्राप्त किए। जब मैंने उन 3 छाया कोर को अवशोषित किया, तो मैं एफ रैंक से एफ जोड़ रैंक पर पहुंच गया, और मुझे लगा कि एफ जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद मेरी काया किसी तरह बदल गई है। इवान एलेना को अपनी झूठी कहानी सुनाना जारी रखता है। तो एफ जोड़ रैंक पर आगे बढ़ने के बाद जब आपने एक बार फिर कोर को अवशोषित करने की कोशिश की, तो आपने पाया कि अब आप सभी की तरह कोर को अवशोषित कर सकते हैं, है ना? इवान द्वारा अपनी झूठी कहानी बताने के बाद एलेना ने पूछा। हाँ, इवान ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा कि एलेना उसकी झूठी कहानी पर विश्वास करेगी। जब तुम अकेले डी रैंक डेंगॉन में घुसे तो तुम क्या सोच रहे थे? एलेना ने इवान से पूछा और उसे घूरा। मैं कोर पाने के बारे में सोच रहा था, इवान ने घबराकर हंसते हुए कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? एलेना ने इवान के सिर पर तमाचा मारते हुए कहा। इवान को अपनी झूठी कहानी सुनाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और एलेना उसे अकेले डी रैंक डेंगॉन में घुसने के लिए लेक्चर दे रही है, जबकि वह सिर्फ एक एफ रैंक शिकारी था। मैं बस मजाक कर रहा था और मैं डेंगॉन में घुस गया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं हमेशा एफ रैंक पर अटका नहीं रह सकता, इवान ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम अकादमी में थ्योरी प्रोफेसर बन सकते हो, भले ही तुम उच्च रैंक शिकारी न हो? जानवरों के बारे में तुम्हारे ज्ञान के साथ तुम्हारे लिए यहाँ प्रोफेसर बनना बहुत आसान होता, एलेना ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं डेंगॉन में घुस गया, इवान सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह कभी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था। भूल जाओ, मुझे खुशी है कि तुम वहाँ नहीं मरे और अपनी काया की समस्या भी हल कर ली, एलेना ने इवान की बात सुनकर कहा। वास्तव में मैं वहां लगभग मर ही गया था, इवान ने कहा, अपने मन में याद करते हुए कि कैसे उस बल्ले ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगले महीने प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। मैं आपको परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि स्टाफ अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि हमें आप लोगों को किस तरह की परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको एक टीम में काम करना होगा, क्योंकि यह आपका आखिरी साल है और ग्रेजुएशन के बाद आप एक आधिकारिक शिकारी बन जाएंगे। आपको कभी कभी दूसरे शिकारियों के साथ काम करना होगा, इसलिए आप इसे एक टीम में काम करने के प्रशिक्षण के रूप में सोच सकते हैं, एलेना ने कहा और इवान की ओर देखा, जिसकी आंखें टीम शब्द सुनकर फड़क रही थीं।
एलेना ने उसे अनदेखा किया और आगे कहा, बहुत ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी टीम में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा और तुम्हें अपने साथी को खुद से खोजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीमें लकी ड्रॉ द्वारा बेतरतीब ढंग से बनाई जाएंगी। ये कहने के बाद एलेना ने इवान की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारा किसी के साथ पहली बार काम करने का मौका होगा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करो क्योंकि ऑल हंटर अकादमी टूर्नामेंट 4 महीने में आयोजित किया जाएगा और तुम्हारी परीक्षा का परिणाम इस बात को बहुत प्रभावित करेगा कि टूर्नामेंट में एस्ट्रेट अकादमी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मैं टूर्नामेंट के बारे में पूरी तरह से भूल गया हूँ, इवान ने एलेना की बात सुनकर कहा। ऑल हंटर अकादमी टूर्नामेंट 6 प्रमुख हंटर अकादमियों के बीच प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में एस्ट्रेट हंटर अकादमी सहित 6 प्रमुख हंटर अकादमियां भाग लेंगी। ये टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है और विभिन्न अकादमियों के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस प्रतियोगिता में केवल वे छात्र भाग लेंगे जो अपने अंतिम वर्ष में हैं और चूंकि यह इवान का अंतिम वर्ष है, इसलिए उसके पास भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका है। टूर्नामेंट के विजेता को बेहतरीन पुरस्कार मिलेंगे और अगर इवान को सही से याद है तो पिछले साल एस्ट्रेट अकादमी इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर आई थी। प्रत्येक अकादमी से केवल 5 छात्र ही इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं और चूंकि आप अभी ठीक हुए हैं, इसलिए आपके लिए किसी स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, एलेना ने इवान से कहा। इवान ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज तलवार की कक्षा क्यों रद्द कर दी गई? अपनी झूठी कहानी बताते समय इवान को एक संदेश मिला कि फिलहाल तलवार की कक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि वह तलवार की कक्षाओं में जाना बंद करने की योजना बना रहा था, फिर भी वह उत्सुक था कि कक्षा अचानक क्यों रद्द कर दी गई। हाल ही में कुछ कालकोठरी प्रकोप हुए हैं और प्रोफेसर रॉबर्ट वर्तमान में इन कालकोठरी प्रकोपों को पार करने के लिए शिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तलवार की कक्षाएं होंगी। इसके अलावा कुछ समय के लिए कालकोठरी में न जाएं क्योंकि यह अजीब है कि एक ही समय में कई कालकोठरी प्रकोप होते हैं, एलेना ने इवान से गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, इवान ने कहा और खड़ा हो गया। मुझे परीक्षा और टूर्नामेंट के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। इसकी चिंता मत करो, बस आगामी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं करूंगा, इवान ने कहा और कार्यालय से बाहर चला गया। अब जब मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो मुझे जाकर अपने पिछले मिशन से जो कुछ भी मिला है उसे बेच देना चाहिए, इवान ने बड़बड़ाते हुए अकादमी छोड़ दी। इवान ने टैक्सी ली और सिटी प्लाजा की ओर चला गया, जहां वह ज्यादातर चीजें वाजिब दाम पर बेच सकता है। इतने सालों तक बेवकूफ़ों की तरह काम करने के बाद मैं आखिरकार अमीर बन जाऊंगा, इवान ने सब कुछ बेचने के बाद मिलने वाले पैसों के बारे में सपने देखते हुए सोचा। मुझे ज़्यादातर चीज़ों की कीमत पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उस बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस के लिए कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि वे दोनों नए नहीं हैं। जल्द ही इवान सिटी प्लाजा पहुंच गया, उसने टैक्सी का बिल चुकाया और सिटी प्लाजा की बिल्डिंग के अंदर चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास इतनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं, इवान बिल्डिंग के अंदर आने के बाद बुदबुदाया। इवान कोर एक स्टोरेज रिंग, एक क्रिस्टल बैरियर, एक ब्लैक डिवाइस और यहाँ तक कि ब्लैक ऑब्रे की लाश भी बेचना चाहता है जिसे उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपनी छाया के अंदर जमा किया था। इवान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि समय उन चीज़ों के लिए रुक गया था जिन्हें उसने अपनी छाया के अंदर जमा किया था। इवान के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि वह राक्षसों को मारने के बाद उनकी लाशों को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। अचानक इवान ने एक आदमी को स्टाफ ड्रेस में अपनी ओर आते देखा, लेकिन उस आदमी के चेहरे को देखकर ही इवान को यकीन हो गया कि यह आदमी एक खलनायक है।